2007 के बाद मतलब ऑलमोस्ट 20 सालों के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाउसिंग पॉलिसी चेंज की है माझे घर माझा अधिकार, जिसमें आपको सेफ, अफोर्डेबल और मॉडर्न घर मिलेंगे। चलिए इसके कुछ डिटेल्स देखते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू रियलिटी चेक powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. ऑलमोस्ट 20 साल बाद मतलब 2007 के बाद सीधा 2025 में महाराष्ट्र ने लॉन्च की है अपनी पहली कॉम्प्रिहेंसिव हाउसिंग पॉलिसी माझे घर माझा अधिकार। ये पॉलिसी 2030 तक 35 लाख अफोर्डेबल होम्स बनाने का एम्बिशियस प्लान लेकर आई है। आइए देखते हैं इसके 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहले पॉइंट में समझते हैं कि आखिर ये क्या है माझे घर माझा अधिकार। महाराष्ट्र ने 2007 के बाद पहली बार अपनी फुल फ्लेज हाउसिंग पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका नाम है माझे घर माझा अधिकार। इसका मतलब मेरा घर मेरा हक। इस पॉलिसी का मकसद है कि हर एक सिटीजन को अफोर्डेबल, सेफ और सस्टेनेबल घर मिल सके। ये पॉलिसी पुरानी हाउसिंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए कोविड के बाद बदले हुए हाउसिंग डिमांड्स को एड्रेस करेगी। बेसिकली ये स्टेट के हाउसिंग सेक्टर के लिए एक नई रोड मैप है। ये पॉलिसी 2030 तक 35 लाख अफोर्डेबल होम्स बनाने का एम्बिशियस प्लान लेकर आई है, जो कि एक बड़ा और एम्बिशियस टारगेट है। दूसरा पॉइंट सेल्फ रीडेवलपमेंट का बूस्ट। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 25,000 से ज्यादा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए एलिजिबल है, जिनका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट वैल्यू 30,000 करोड़ से भी ऊपर है। महाराष्ट्र सरकार ने ये रियलाइज किया है कि हाउसिंग सोसाइटीज को अपने बिल्डिंग्स खुद रीडेवलपमेंट करने का फुल कंट्रोल देना चाहिए। इसलिए 2,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं और एक डेडिकेटेड सेल बनाया जा रहा है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को एंड टू एंड हेल्प करेगा, जैसे कि प्लानिंग से लेकर फंडिंग और डेवलपर चुनने तक। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटीज अपनी मर्जी से बिल्डिंग को अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल डेवलपर के दबाव के। तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट लैंड का यूज अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होगा। मुंबई जैसी मेगा सिटी में जमीन बहुत कम है लेकिन महंगी भी है। इस पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट अपनी आइडल और अवेलेबल लैंड को एक लैंड बैंक में कन्वर्ट करेगी, जिसे 2026 तक कंप्लीट करना है। ये लैंड फिर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज की जाएगी। इस इनिशिएटिव में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे कई डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होगा। इससे घर बनाने का एरिया बढ़ेगा और महाराष्ट्र जैसे स्कीम से ज्यादा अफोर्डेबल होम्स मिलेंगे लोगों को। चौथा मुद्दा स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को नई जिंदगी। बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, खासकर स्लम रिहैबिलिटेशन वाले, अब तक इनकम्प्लीट पड़े हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि क्लस्टर रीडेवलपमेंट अप्रोच अपनाकर इन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जाएगा। ये अप्रोच एक एरिया के कई बिल्डिंग्स को एक साथ रीडेवलप करता है ताकि पूरा एरिया मॉडर्न और ऑर्गेनाइज बन सके। गवर्नमेंट अब इंसेंटिव्स देगी, जिससे डेवलपर्स और सोसाइटीज को एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो अपने स्टॉल प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करें। पांचवा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महा आवास निधि 20,000 करोड़ का हाउसिंग फंड। इस पॉलिसी के एक इम्पोर्टेंट हिस्से के रूप में महाराष्ट्र गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का एक स्पेशल फंड बनाएगी, जिसका नाम है महा आवास निधि। इस फंड का यूज लार्ज स्केल अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए होगा। इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जल्दी और स्मूथली कंप्लीट हो सकेंगे, स्पेशली जो फाइनेंस की वजह से रुक गए थे। ये फंड स्टेट के हाउसिंग मिशन को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकबोन देगा। 6 नंबर का पॉइंट डिजिटल गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। पॉलिसी में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है। एक सेंट्रलाइज्ड AI बेस्ड हाउसिंग पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां पर प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, बेनिफिशियरी ट्रैकिंग और फंड मैनेजमेंट जैसे प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होंगे। इससे करप्शन कम होगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल होगा। पॉइंट नंबर 7, एक्सक्लूसिव हाउसिंग फॉर ऑल। पॉलिसी में वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जैसे कि स्टूडेंट, वर्किंग वुमेन, सीनियर सिटीजन्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स का प्रोविजन है। ये इंश्योर करेगा कि हर एक व्यक्ति को उनकी जरूरत के हिसाब से हाउसिंग ऑप्शंस मिल सके। पॉइंट नंबर 8, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉलिसी में ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया है,
जिसमें नए कंस्ट्रक्शंस को क्लाइमेट रिस्क जैसे कि हीट, फ्लड और अर्थक्वेक के लिए रेजिस्टेंट बनाया जाएगा। अब देखते हैं रियल एस्टेट को इसका क्या बेनिफिट होगा। इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज का यूज करके सस्टेनेबल और डिजास्टर रेजिस्टेंट होम्स बनाए जाएंगे। पॉलिसी रियल एस्टेट मार्केट को एक्सपांड करने में मदद करेगी, जिससे नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से कई लोगों के लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जो अलग अलग सेक्टर में फायदा पहुंचाएंगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर और मटेरियल सप्लायर्स। अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर होने से लोगों की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगी, जैसे कि बेहतर रोड्स, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल्स। प्राइवेट डेवलपर्स को पॉलिसी इंसेंटिव्स मिलने से नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी और अनसोल्ड इन्वेंटरीज भी क्लियर हो सकेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड बढ़ने से टियर 2 और टियर 3 सिटीज की रियल एस्टेट भी ऊपर आएगा, जहां अब तक ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। रेंटल हाउसिंग स्कीम्स के आने से माइग्रेंट वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी अकोमोडेशन ऑप्शन बढ़ेंगे, स्पेशली अर्बन सिटीज जहां मुंबई, पुणे और नागपुर में। रियल एस्टेट के अलाइड सेक्टर्स जैसे सीमेंट, स्टील, फर्नीचर और होम डेकोर, बैंकिंग में भी ग्रोथ होगी, जिससे मल्टी लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी। अब देखते हैं इस पॉलिसी के कुछ चैलेंजेस। प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है ताकि 2030 तक टारगेट कंप्लीट हो सके। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ये पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएगी। रेगुलर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो उसे जल्दी सॉल्व किया जा सके। रेड टैपिज्म और अप्रूवल डिलेज एक मेजर चैलेंज हो सकते हैं, जिसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन और लीगल डिस्प्यूट्स का टाइमली रिजोल्यूशन जरूरी है, वरना प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि लो कॉस्ट का मतलब लो क्वालिटी भी होना चाहिए। क्लाइमेट रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को फॉलो करना जरूरी है, स्पेशली फ्लड प्रोन या अर्थक्वेक जोन में, जिससे सेफ्टी इंश्योर हो। स्किल लेबर्स की शॉर्टेज भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी पैरेलल चलाने होंगे। फंडिंग और लिक्विडिटी इश्यूज स्पेशली फॉर प्राइवेट बिल्डर्स एड्रेस करने के लिए महाआवास निधि जैसे फंड को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। ये की पॉइंट्स मिलकर महाराष्ट्र के हाउसिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने में मदद करेगी। साथ ही अफोर्डेबल घर देना, रीडेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जमीन को बेटर यूटिलाइज करना, स्टॉल प्रोजेक्ट को रिवाइव करना और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इससे न सिर्फ लोगों को अपना घर मिलेगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई जान आएगी। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र की माझे घर माझा अधिकार पॉलिसी की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रियल एस्टेट की हर अपडेट तुरंत मिले। और हाँ, nobrokerage.com के साथ अपनी प्रॉपर्टी बिना ब्रोकरेज के साथ ढूंढना शुरू कर दीजिए।